ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है कि हमारे पास अगर जो दो डायरेक्शन में हम लोग कोलिजन को ब्रेक करते हैं, नॉर्मल और टेंजेंशियल, ठीक है ना, नॉर्मल के लॉन्ग और टेंजेंट के लॉन्ग। टेंजेंट के लॉन्ग कोई चेंज नहीं होता, यानी u1t इक्वल टू v1t, u2t इक्वल टू v2t, ठीक है। और नॉर्मल के लॉन्ग द कोलिजन इज जस्ट लाइक हेड ऑन कोलिजन, राइट। सारी बातें जो हेड ऑन कोलिजन में लगाते हैं वो लगा देते हैं, ये बात मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है भाई। यस सर। ओके, तो चलो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन को लेकर के कई बार हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन में पार्टिकल का सरफेस से कोलिजन होता है, ठीक है, तो वो कैसे विजुलाइज करेंगे। तो लिख लो, टॉपिक का नाम दे दो, ऑब्लिक कोलिजन विद ए फिक्स्ड सरफेस दिए हैं। ये मान लो एक पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से आ रहा है ऐसे, ठीक है, और ये ना नॉर्मल के साथ जो एंगल है इसका वो हमें दिया हुआ कितना, having given this angle is theta, ऐसा कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, और ये स्पीड u है, ठीक है, ये सरफेस है। तो आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कोएफिशिएंट ऑफ रोटेशन जो है e दिया हुआ, e मान लो 0.5 है, ये नॉर्मल का लाइन है। तो कोलिजन के बाद अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे तो मान लो v है, v मुझे पता नहीं है, और ये एंगल फाई है, तो मुझे v और फाई बताना है, ठीक है। तो वी आर सपोज टू सॉल्व v एंड फाई, व्हाट वी आर गिवन u थीटा एंड e, यानी एक फिक्स सरफेस के साथ ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, मुझे u पता है, नॉर्मल के साथ एंगल पता है, तो कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी और एंगल विद नॉर्मल क्या होगा, ये दो चीजें रिलेट करना है। ऑब्वियसली आई हैव टू रिलेट विद u e एंड थीटा, u e और थीटा दिया हुआ है, और v और फाई बताना है। बताइए कैसे निकालेंगे, जल्दी से कीजिए, ये कीजिएगा तो फिर आगे से और चीजें कर पाएंगे, ठीक है। फंडा वही है टेंजेंशियल और नॉर्मल का। अगर हम लोग बात करें तो टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता है, और नॉर्मल कंपोनेंट e टाइम्स हो जाता है। तो अगर ये v है और फाई है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया, v sin फाई, और पहले क्या था, u sin थीटा। तो आई एम गेटिंग वन इक्वेशन इज दिस, v sin फाई इक्वल टू u sin थीटा। क्लियर है सबको? दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है भाई। यस सर। तो टेंजेंशियल कलम कोई चेंज नहीं होगा, यानी अगर अभी v है और फाई है तो v sin फाई हो गया कोलिजन के बाद, पहले u sin थीटा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, और नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, e टाइम्स हो जाएगा, यानी v cos फाई, कोलिजन के बाद जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो e टाइम्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट बिफोर कोलिजन, यानी eu cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या? सर ये नहीं समझ आया। देखो तुम ये बताओ, कोलिजन से पहले नॉर्मल कंपोनेंट क्या था? सर u cos थीटा। हाँ, तो कोलिजन के बाद जो नॉर्मल कंपोनेंट वो e टाइम्स हो जाएगा। जब ये फिक्स सरफेस के साथ कोलिजन होता है तो वेलोसिटी e टाइम्स हो जाती है ना टकराने वाले पार्टिकल की। यस सर। अरे v2n माइनस v1n इक्वल टू e इंटू u1n माइनस u2n किया, यस सर। नहीं आया बात समझ में? देखो अगर मैं इसको नॉर्मल लाइन मान लेता हूं, ठीक है, तो हमारा u1n क्या है, वो है माइनस u cos थीटा, ठीक है, ठीक है। u2n क्या है, जीरो, फिक्स सरफेस है तो सारे वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होंगे ना, और v2n भी जीरो ही है, यानी ये दोनों तो मुझे पता है, u1n पता है, v1n निकालना है। तो v1n क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, v2n माइनस v1n इक्वल टू e इंटू u1n माइनस u2n, याद है ना? यस सर। तो बस अब वैल्यू पुट करो इसमें, और देखो v1n क्या आ जाएगा, v1n का मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन क्या आ रहा है, और यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना है, तो पॉजिटिव ही आएगा, चेक कर लो। u1n
माइनस यू cos थीटा डाल दो, u2n 0 है, v2n 0 है, वो डाल दो। यस वही Solve आएगा, करो। u cos थीटा ही आएगा। हाँ, और अब गए v1n को अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से कहूँ तो v cos phi हो गया ना भाई। यस सर। हाँ, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द स्पीड आफ्टर कोलिजन, तो क्या बोलोगे? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या हाँ आएगा? सर। So what is the speed of the particle after collision, क्या बोलोगे? v की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे ये लग रहा है, देखो ये आ रहा है, तुम चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 तो 1 ही हो जाएगा ना। तो v इक्वल टू अंडर रूट u बाहर रूट से, तो मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा। सर u sin थीटा प्लस u e cos थीटा। तो u भी कॉमन ले सकते हो, तो मतलब v इक्वल टू u अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? क्या भाई? नहीं, u कॉमन है। हाँ सर यही आएगा, मेरा वाला भी सिंप्लीफाई करके यही आएगा। हाँ, और tan फाई क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो tan फाई आ जाएगा क्या? tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा। सर tan थीटा अपॉन ई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई ई। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ऐसे केस में मान लो अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाता है तो क्या हो जाता है? मतलब फिक्स सरफेस के साथ इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो क्या होगा? सर तो भी इक्वल रहेगा। v u के बराबर हो जाएगा और फाई थीटा हो जाएगा, नहीं? हाँ सर। ये तो कैरम बोर्ड पे नहीं होता, तुम तो रिवॉर्ड जैसे शॉट वगैरह खेलते हो, जो एंगल से आता है उसी से लाइट का भी होता है रिफ्लेक्शन हाँ जैसे। बिल्कुल, समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत पॉपुलर एस्पेक्ट है ऑब्लिक कोलिजन का। हम लोग अक्सर ऑब्लिक कोलिजन में इस केस को डिस्कस करते हैं, कोलिजन में पार्टिकल विद फिक्स सरफेस, राइट? कर लोगे? यस। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिक्स सरफेस कोलिजन का, अक्सर इस पर क्वेश्चन आता रहता है, तो तुम कर लोगे, राइट? आगे बढ़े। हाँ सर एक मिनट लिख ले। लिख लो। और इलास्टिक हो गया तो v इक्वल टू u और फाई इक्वल टू थीटा। नॉर्मल सर सिंगल से है उसे चला गया, ठीक है। सर तीन ही इक्वेशन है ना कोलिजन की, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर एनर्जी का वो, एनर्जी नहीं, और कोएफिशिएंट और रेडिएशन का, बस दो ही इक्वेशन है बेसिकली। ऑब्लिक में खाली ये हो जाता है कि टेंजेंशियल नॉर्मल दोनों कंपोनेंट को यूज करते हैं, टेंजेंशियल में चेंज नहीं होता, नॉर्मल में वही इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक है। यस सर। सर वो काइनेटिक एनर्जी वाली तो और उसमें आ जाएगी ना इलास्टिक में, काइनेटिक वो तो। एनर्जी ई में ही आ गया, ई में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ई में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है और काइनेटिक एनर्जी का गिवन ई भी आ जाता है। सर ये E1 दोनों इक्वेशन यूनिवर्सली लगा सकते हैं ना कोई भी टाइप का कोलिजन हो, हाँ रेस्टिट्यूशन वाली और ये हाँ कंजर्वेशन ऑफ बिल्कुल, मोमेंटम। हाँ हाँ। लेकिन एक बात है, कई बार ऐसे भी कोलिजन आते हैं बाहर से इम्पल्स लग रहा होता है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन जो है इम्पल्स के परपेंडिकुलर लगाते हैं। हाँ सर क्योंकि उसमें फिर वो उसके अलोंग टैंजेंशियल के अलोंग वो एक्सटर्नल हाँ फोर्स आ हाँ, जाता है। और बाकी ई का क्वेश्चन तो वही लगाते हैं, ई का कॉन्सेप्ट वही लगा सकते हैं, ठीक है। सर एक्सटर्नल में भी लगा सकते हैं ये का। हाँ, ई का तो लगा सकते हैं, लेकिन मोमेंटम का इक्वेशन खाली हम लोग ई का तो नॉर्मल का हम जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन खाली उसी डायरेक्शन में। जैसे मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई वेज रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो कोई पार्टिकल अगर टकरा रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन किधर लगाएंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। यस। और कोएफिशिएंट और रेशियो का कॉन्सेप्ट वही नॉर्मल का लगाएंगे, ठीक है। यस। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये हो गया ऑब्लिक कोलिजन, राइट। यहाँ पे कई बार ना इसके बेस्ड क्वेश्चन पे भी आते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे आप, यस सर। ठीक है, लिखो, ठीक है। A particle is projected from a horizontal floor, ठीक है, ठीक है, and it collides first time at distance r,
तो ये रहेगा, देखो ठीक है भाई। ये particle is projected from horizontal floor. It collides first time with the floor after distance r, ये r1 मान लो, ठीक है भाई। ओके क्या भाई? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे लिए। पहली बार वो r1 डिस्टेंस पे कोलाइड किया, ठीक है, r1 दिया मुझे। दूसरी बार फिर टकराने के बाद, सर प्रोजेक्टाइल हो रहा है ये? हाँ ये प्रोजेक्टाइल हुआ, ऐसे आया, टकराया, फिर टकराने के बाद फिर प्रोजेक्टाइल की तरह रिबाउंड करके गया ये ऐसे, ठीक है। ओके तो P1 Yes, P2 की वैल्यू बतानी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर द कोलिजन इज E, बताओ। तुम्हारे पास R1 और E दिया हुआ, P1 P2 बताना है। आई एम गिवन R1 एंड E एंड I have to evaluate P1 P2। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है जो अभी हमने किया, बट इस टाइप से इसके प्रेजेंटेशन आते हैं कुछ, ठीक है भाई। तो बताओ P1 P2 कितना होगा? So what will be the value of P1 P2? थीटा मान लें जो इनिशियल प्रोजेक्शन है। हाँ मान लो हमने U से फेंका और थीटा एंगल से फेंका, ठीक है। तो ये बताओ कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, UX क्या हो गया यू cos थीटा। और UI। तो जानते हो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है 2/g इंटू UX इंटू UI। याद है तुम लोगों को? यस ठीक है भाई। तो फॉर्मूला ऑफ रेंज इज 2/g UX इंटू UI। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब ये बताओ, जब ये टकराएगा P1 पे, टकराने से जस्ट पहले UX और UI तो वही रहेंगे जो था। यस सर। तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? टकराने के बाद अगर मैं टकराने के जस्ट बाद अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को UX डैश दे दें, तो UX डैश इज UX। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया ना भाई। कोलिजन के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया और ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गया ना भाई। यू cos थीटा इज इक्वल टू यू नॉट cos फाई। हाँ यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई चेंज आया नहीं, हाँ सर। और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हुआ? सर डिक्रीज होगा। E टाइम्स हो गया। ई टाइम यू एक्स। यस सर। तो अब नया रेंज क्या हो जाएगा? P1 P2 नया रेंज ही तो है। हाँ सर। तो बताओ क्या होगा? तो वो होगा 2/g इंटू UX डैश।
सर 2E/g ux स्क्वायर इनटू यूआई, है ना, यस सर यूआई डैश। तो क्या चेंज आया, ई टाइम्स हो गया और क्या, नहीं, यूएक्स डैश तो यूएक्स ही है, यूआई डैश ई यूआई हो गया, ई टाइम्स ही तो आया, यस सर मेरा आंसर ये यार, ठीक है ना, क्या है, क्या भाई, यस सर हाँ। अरे ये बताओ, अगर पहली बार अगर मैक्सिमम हाइट एस था तो दूसरी बार क्या होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट सेकंड टाइम, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछें पहली बार मैक्सिमम हाइट एस था, मान लो ये हाइट अगर एच था तो दूसरी बार मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मतलब ये अगर एच है तो ये एच डैश को एच के टर्म में लिख सकते हो क्या, एच डैश नहीं पता है, कैन यू टेल मी एच डैश इन टर्म्स ऑफ एच, अरे यूआई स्क्वायर बाय 2g होता है, तो यूआई ई टाइम्स हो गया तो ई स्क्वायर हो गया, एच डैश इक्वल टू ई एच स्क्वायर, नहीं, यस सर मतलब ई स्क्वायर एच क्या, सर 1 मिनट सर वही निकालना है सर ई स्क्वायर ui स्क्वायर अपॉन 2g यूआई स्क्वायर बाय 2g ही तो एच है, हाँ सर तो ई स्क्वायर एच हो गया ना आंसर, हाँ यस सर ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार ऑब्लिक कोलिजन में आते हैं जो प्रोजेक्टाइल के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो कर लोगे, यस सर बोलो समझ में आ रहा है ना, यस सर हाँ, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्लिक कोलिजन, राइट, आगे बढ़े, हाँ सर ठीक है। अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद, वो आता है कॉन्सेप्ट किसका, रोटेशन का, है ना, यस सर हाँ, रोटेशन क्या होता है, जब कोई रिजिड बॉडी इस तरह से मूव करता है कि सारे पार्टिकल अगर सर्किल में मूव करे तो उसको हम रोटेशन फिक्स एक्सिस रोटेशन बोलते हैं ना, और ऐसे केस में एक्सिस अगर मूव करता है तो क्या बोलते हैं, कंबाइंड मोशन बोलते हैं, क्या भाई, सर समझा तो नहीं आप रोटेशन में ना हमारा एनालिसिस जो होता है दो पार्ट में बढ़ता है, फिक्स एक्सिस रोटेशन और कंबाइंड मोशन, सर जो रोलिंग है हाँ वो बाद में आएगा, पहले फिक्स एक्सिस रोटेशन की बात करते हैं। जैसे जैसे कोई रिजिड बॉडी है और जैसे यानी गेट, जैसे गेट का खुलना और बंद होना, ऐसे सोचो, ऐसे घूम रहा है मान लो कोई बॉडी, ये एक्सिस फिक्स्ड है, ठीक है, तो रोटेशन क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है रिजिड बॉडी का, जिसमें सारे पार्टिकल सर्किल में मूव करते हैं। जैसे मान लो यहाँ का कोई पार्टिकल मैंने मार्क कर लिया, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे सर्किल पे मूव कर रहा है, यस सर उसका सेंटर मान लो यहाँ लाई कर रहा है, कभी सेंटर से इस तरफ, 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 ऐसे सर्किल पे घूम रहा है ना ये, तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो तो रेडियस हो गया इसका, और यहाँ इसका सेंटर हो गया। इस तरह से कोई पार्टिकल यहाँ मैंने मार्क किया तो वो इस सर्किल पे घूम रहा है, नहीं, तो अलग अलग पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, नहीं, यस सर और जो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, मान लो इसका सेंटर C1 था, इसका C2 था, ये जो सारा लाइन उसी पे सारे सेंटर लाई करेंगे ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस, क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है भाई। यस सर तो रिजिड बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें सारे पार्टिकल सर्किल पे मूव कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है, और ये सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है भाई, ठीक है, बोलो भाई। यस सर मान लो एक पार्टिकल 90 से घूमा तो दूसरा कितने एंगल से घूमेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारा फैन मान लो धीरे धीरे घूम रहा है, एक विंग 90 डिग्री से घूम गया तो दूसरा विंग कितने एंगल से घूमेगा, सर वो भी सेम हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स एक्सिस रोटेशन में क्या कॉमन होगा, एंगल ऑफ रोटेशन,
हाँ, यानी फिक्स एक्सिस रोटेशन में थीटा इज कॉमन पैरामीटर फॉर ऑल द पार्टिकल, राइट? थीटा क्या है? सर कॉमन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? राइट। अब इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है ओमेगा, तो अगर थीटा कॉमन है तो ओमेगा भी कॉमन है क्या? मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो सेम फॉर ऑल पार्टिकल, राइट? यस सर। अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज आल्सो सेम फॉर ऑल द पार्टिकल, राइट? तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी फिक्स रोटेशन होता है तो व्हाट इज कॉमन फॉर ऑल द पार्टिकल? एंगुलर वैल्यूज, मतलब जो भी हाँ, एंगुलर एंगुलर पैरामीटर कॉमन होता है, थीटा ओमेगा अल्फा, ऐसा कौन लीनियर नहीं होते हैं। किसी भी पार्टिकल का मान लो लीनियर स्पीड पूछेंगे, मान लो ith पार्टिकल है, एंगुलर सबके लिए एक है, तो ओमेगा आ रहा ही हो जाएगा, जो ज्यादा फार होंगे एक्सिस रोटेशन की ज्यादा स्पीड होगी। क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि वी आई ओमेगा आ रहा है, तो आ रहा है ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, आ रहा है कम तो स्पीड कम, है ना? जो बिल्कुल एक्सिस पे लाई करेगा उसका क्या स्पीड होगा? 0। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये काइनेमेटिक्स है। अब काइनेमेटिक्स क्या है? वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन का ही काइनेमेटिक्स है, क्योंकि सर्कुलर पैरामीटर तो कॉमन है सारे पार्टिकल के लिए, यानी जो सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स है वही काइनेमेटिक्स लगेगा इसमें, है ना? यस सर। ठीक है, यानी अगर मैं किसी भी पार्टिकल को उठा लूं तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों भाई? सर। नहीं, हाँ सर। क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। अब अगर मैं तुमसे कहूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी? सर वेरी नहीं कर रही होगी। नहीं, पूरी बॉडी का निकालना है, तो मतलब उसके कैसे विजुलाइज करेंगे? वहां एक फॉर्मूला आता है जिसको विजुलाइज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये पूछा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी अंडर फिक्स एक्सिस रोटेशन, ठीक है, कि इन फिक्स एक्सिस रोटेशन क्या होगा? मान लो हमने ith पार्टिकल की बात की, उसकी स्पीड क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mI/v² 1 है भाई। यस सर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाफ mI/r² इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना भाई? क्या? यस सर। सर लेकिन आर इसमें वेरिएबल होगा ना, हाँ, आर वेरिएबल होगा, अलग अलग पार्टिकल का मास भी अलग अलग होगा, है ना? तो सर इंटीग्रेट करेंगे। आते हैं उससे, हाँ। यानी अगर मैं पूरी सिस्टम की, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो सिग्मा क्या लिखूंगा ना भाई? तो हाफ सिग्मा mI/r²। सर तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। हाँ, क्लियर है? यस सर। सिग्मा के अंदर mi और r है, ठीक है ना भाई? क्या हाँ सर। ये जो टर्म आ रहा है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिग्मा mI/r, इसको बोलते हैं मोमेंटम एनर्जी। क्या बोलते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? यानी पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? सिग्मा mI/r², ठीक है? इसको बोलते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल मोशन। आई इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल मोशन। यानी रोटेशनल मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, खाली ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा, आई पे भी डिपेंड करेगा। और आई क्या हो? खाली मास नहीं होगा, आई में सिग्मा mI/r² होगा। यानी मास का तो रोल है ही, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन का भी रोल है। मतलब दो बॉडी अगर सेम मास के हैं, लेकिन एक केस में, जैसे मान लो एक अंडा है, ठीक है, ठीक है, एक बार अंडा को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, एक बार उसी अंडे को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। बताओ किस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? वही अंडा है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ, ऐसे और ऐसे। तो केस 1 में ज्यादा है सर। हाँ, क्यों? तुमको कोई मास तो सेम ही है, ओमेगा भी सेम ही है, केस में ज्यादा क्यों? क्यों ज्यादा? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने, केस 1 में ज्यादा। क्यों ज्यादा?
ऐसा पूछे तो केस 1 में जो मासेस है ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है ना Yes, भाई, sir. ऑफ एंगुलर केस 2 मोमेंटम में नजदीक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस में, तो इसलिए इसका मोमेंटम से ज्यादा है। केस 1 मोमेंटम से ज्यादा है, सेम बॉडी रहते हुए मोमेंटम से ज्यादा है, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा ले रही है उसमें, इसमें आर की वैल्यू कम ले रहे हैं। ठीक है, सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ना। अरे वो तो बाद में, तो अभी हमको पता नहीं मालूम। अभी मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक अंडा है, उसको अलग अलग एक्सिस के बाद सेम ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम तब होगा जब टॉर्क वर्क की बात हम लोग करेंगे ना, अभी तो हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी बस मुझे ये पता है एक ही अंडा है, उसको दो तरीके से घुमा रहे हैं, एक सेम एंगुलर से, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो किस केस में कंटिन्यूटी ज्यादा होगा ये पूछा हुआ। ठीक है, यस अरे सुन, तो सीधा आंसर ये है कि दोनों केस में ओमेगा सेम है, लेकिन आई की जो वैल्यू है पहले केस में ज्यादा है, क्योंकि वही मास ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें वो मास नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो से कम हो गया, कंटिन्यूटी कम हो गया। ठीक है भाई, ओके। यस अब देखो यहाँ पे ना रोटेशनल मोशन में हम लोग जब बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन एक थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन इस बड़े चैप्टर में हम लोग चीजों को डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे एक बार हमारे पास ये आ गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में एक पार्ट है, यानी सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सब पार्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, उसको निकालने का अपना तरीका है, अपना मैकेनिज्म है, उससे कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, वो अगर तुमको पता है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और नहीं तो एक दो क्वेश्चन करा दूं इसमें, बताओ। सर फॉर्मूले बता दो स्फीयर और उसके, और परपेंडिकुलर और वो वाला थ्योरम जो होता है, एक बार सर रिवीजन। फार्मूला के साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। फार्मूला तो मैं बताता हूँ, फार्मूले में मतलब दो एस्पेक्ट होता है, एक तो एस्पेक्ट होता है कि प्योर इंटीग्रेशन है, ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट है इंटीग्रेशन के बाद थ्योरम का एप्लीकेशन, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। प्योर इंटीग्रेशन का तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और कुछ थ्योरम्स हैं, और कुछ मेथड्स हैं, उनकी चर्चा थोड़ी सी हम कर लेते हैं। ठीक है, करें, ठीक है। यस तो ये आ गया। इसमें क्या है, देखो, अगर पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस चेंज ना करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है, पार्टिकल अगर एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं करता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में क्या क्या है, देखो यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एक रॉड की बात करते हैं। मान लो ये कोई रॉड है ऐसे, ये रॉड जो है वर्टिकल एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। ठीक है, ओके, ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लो रॉड जो है ये एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है, एक्सिस जो है रॉड के एंड से पास कर रही है और रॉड के लेंथ के साथ फाई एंगल बना रही है। आई का फॉर्मूला होता है mr²/3 sin²φ। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, यानी अगर रॉड परपेंडिकुलर हो जाता, फाई 90 हो जाता, तो क्या आंसर होता मेरा? ml²/3। हाँ, और अगर फाई 0 हो जाता तो मतलब रॉड खुद के एक्सिस की ओर घूम रहा होता था। 0। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली तुम चाहो तो ये डिस्टेंस अगर मैं एल डैश कह दूं, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रॉड फ्रॉम एक्सिस, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, m/3 एल डैश स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या? ठीक है भाई, ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो, एक ये है हमारे पास, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक पॉपुलर क्वेश्चन, जानते हो एक स्कूल है फरीदाबाद में, MVN नाम है, जानते हो तुम? सर कौन सा? MVN, ये MVN, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ MVN। MVN लिखने में कितने रॉड यूज हुए बता सकते हो? 9। हाँ, जो टोटल मास यूज हुआ है ना MVN लिखने में, जो रॉड्स यूज हुए, वो सारे मास मिला के 9 किलोग्राम यूज हुए। कितने 9 कितने? kg. 9 kg. हाँ, तो ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, ये मतलब इन सबको वर्टिकल मानना है तुमको। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो है 0.5 मीटर। कितना? ठीक है, कितना भाई? 0.5 meters. हाँ,
तो बताओ क्या होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो 0.5 मीटर ये डिस्टेंस है, ये 9 किलोग्राम है। पूरे एम्बियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तुमको। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? ये ऊपर वाला लाइन, अपर लाइन ये ओके तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो 0.75। देखो इसमें एक बात क्लियर है कि सारे जो रॉड है ना उन सबका जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है मैक्सिमम डिस्टेंस फिक्स है 0.5 मीटर। यस सर। तो ये तो 0.5 का स्क्वायर हो गया और सबका मास का सम कर देंगे तो 9 किलोग्राम। मेरा आंसर होगा 9/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर। कितना हो गया? 0.75 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है ना? यस लगी। हाँ सही है। आंसर इज 0.75 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट? यस सर। ओके नहीं, तो द आंसर कम्स आउट टू 0.75 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट? यस सर। ठीक है। तो ये कई बार अरेंजमेंट वगैरह दिए जाते हैं तो इसमें आप कर लेना, रॉड से कॉम्बिनेशन वगैरह में पूछे जाते हैं तो बता दोगे, राइट? ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये तो हो गया। अब कभी भी अगर एक्सिस से डिस्टेंस ना चेंज करे पार्टिकल का तो मोमेंट से चेंज नहीं करता, ठीक है। तो जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, जैसे ये लेंथ एल है, मास एम है, तो मोमेंट से क्या होगा बताओ? स्क्वायर बाय 3। मतलब इस सारे मास को चिपका दें इस लेंथ पे, रॉड बन जाएगा ना। और ऐसे चिपकाने से पार्टिकल का डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, नहीं सर। तो क्या आंसर है? सर वही ml स्क्वायर बाय 3। हाँ 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 बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, तो आंसर है हमारा स्क्वायर बाय 3, ठीक है, राइट? यस सर। ठीक है, राइट? यस सर। हाँ, तो ये हो गया फंडा, ठीक है। इसी तरह से हाँ, अब हम लोग कुछ बातें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। हम जैसे अब कुछ रिजल्ट्स में लिख देता हूँ। रिंग का मोमेंट से क्या होता है भाई? तो देखो किसी भी मोमेंट से वर्ड तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम एक्सिस की बात ना करें। तो अगर मैं पूछूंगा रिंग का मोमेंट से, तो ये मीनिंगलेस है कि हाँ मीनिंगफुल है? सर। सर मीनिंगलेस है। हाँ, तो रिंग के केस में ये जो सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाता है, इसको बाय डिफॉल्ट एक्सिस ऑफ द रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो क्या आंसर होगा? सारे पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस तो फिक्स ही है ना भाई, क्यों? यस सर। ठीक है। गुल्लू जरा दादी माँ का फोन आ रहा है, जरा उठा लो। दादी माँ का फोन आ रहा है, उठा लो जल्दी, आ जाओ जल्दी, वीडियो कॉल उठाओ। हाँ समझ में आ रहा है भाई? हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ सर। सारे पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? हाँ तो वो मोमेंट से क्या होगा? mr स्क्वायर बाय 2। अरे हमारा स्क्वायर होगा ना, रिंग है भाई। हाँ सर 2 नहीं होगा। हाँ, यही अगर डिस्क हो जाता है तो मोमेंट से हो जाता है हमारा स्क्वायर बाय 2। हाँ यस सर।
सर ठीक है। पैरेलल एक्सिस और वो परपेंडिकुलर एक्सिस बता दो। हाँ वो तो आते हैं, पहले ये बात समझ में आ गई। यस सर। हाँ, थिन सेल का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है? फिर किसका? थिन सेल का डायमीटर के अबाउट। थिन सेल का मतलब खाली मास सरफेस पे है, तो रिजल्ट आता है 2/3 m²। क्या है? और सर सॉलिड डिस्क। स्फीयर कर देते हैं तो मोमेंट इनर्शिया आ जाता है 2/5। सर ठीक है मैं भाई। समझ नहीं। हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर अंदर पूरा मास नहीं है, मास अच्छा खाली अच्छा सरफेस, हाँ, ठीक है सर। तो उसका थिन सेल बोलते हैं, उसका मोमेंट इनर्शिया आता है 2/3 m²। ठीक है, ओके सर। डायमीटर के अबाउट। किसके अबाउट? डायमीटर। और वहीं पे अगर सॉलिड स्फीयर होगा यानी मास थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मोमेंट इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2/5 m²। हाँ ये याद रखें, नहीं तो की रिजल्ट। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब हम लोग थ्योरम पे आते हैं और उसको फिर यूज करेंगे। थ्योरम, दो तरह के थ्योरम होते हैं हमारे पास। सर ये डिस्क का था ना m²/2। हाँ डिस्क का उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट। ठीक है, डिस्क का उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट। ठीक है भाई, राइट। यस सर। हाँ, अब आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? जैसे कोई रिजिड बॉडी है और उसमें सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कोई एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट से मान लो IC है, तो उसके पैरेलल कोई दूसरा एक्सिस है जो इससे a डिस्टेंस पे है। कितना है? तो I हो जाएगा I इक्वल टू IC प्लस MA²। समझ में आ रहा है? यानी सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर IC है तो उससे A सेपरेशन पे अगर कोई दूसरा एक्सिस होगा तो उससे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? IC प्लस MA²। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ, यानी अगर बहुत सारे पैरेलल एक्सिस हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिस्ट किसके अबाउट होगा? मान लो 12-15 पैरेलल एक्सिस हैं तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? सर IC के लो। हाँ, IC या जो सेंटर ऑफ मास के सबसे नजदीक होगा। हाँ सर। नहीं, यस सर। हाँ, IC के अबाउट या उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के नियरेस्ट होगा। हाँ सर। सर जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा। पास कर रहा होगा, मान लो पास नहीं कर रहा है तो जो नियरेस्ट होगा। पास कर रहा होगा तो वही नियरेस्ट होगा, हाँ सर। और मान लो कोई भी नहीं कर रहा है तो जो सबसे नजदीक होगा उसके अबाउट। यस सर। है ना? क्या भाई? यस सर। और इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास से सेम डिस्टेंस के पे जितने भी एक्सिस होंगे, जितने भी पैरेलल एक्सिस होंगे, सबके अबाउट मोमेंट से सेम होगा। नहीं, क्या होगा ना? यस सर। यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, क्या है? हेमिस्फीयर। इसका रेडियस R है। क्या है? क्या रेडियस है? R। और मास है M। यहाँ एक एक्सिस है ऐसे, मतलब बेस प्लेन से पास करता हुआ, सेंटर से पास करता हुआ। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I। क्या दिया है? हाय। और ऐसे एक एक्सिस है उसके अबाउट I डैश है। ठीक है भाई? तो I डैश और I को रिलेट करना है, बताओ व्हाट इज द रिलेशन इन I डैश एंड I? हॉलो हेमिस्फीयर है, ये ध्यान दो, तो थिन सेल है। Can you tell me what is I dash in terms of I and MR? सर I प्लस MR²। नहीं, देखो ये हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर मास होता है ना, वो बेस से R/2 पे होता है। कितना है? अच्छा हाँ। तो सेंटर मास से जितना ये I दूर है उतना ही दूर I डैश भी है। हम्म। तो मोमेंट से क्या होगा?
आई और आई डैश दोनों एक्सिस सेंटर मास से सेम डिस्टेंस पे है ना? यस सर। सर तो इक्वल हो जाएगा। हाँ, आई डैश विल बी आई, राइट? क्या हो जाएगा? आई। हाँ, इस केस में दोनों के मोमेंट से सेम ही हो जाएंगे, ठीक है? आई डैश विल बी इक्वल टू आई। राइट? यस। तो आई डैश और आई सेम होंगे, ठीक है भाई? तो आई डैश विल बी इक्वल टू आई, ये रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो हमारे पास तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, उसके बाद एक एक्सिस आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है? जो कि खाली प्लेन बॉडी के लिए लगता है, लैमिना के लिए, ठीक है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? कोई भी लैमिनर बॉडी समझते हो ना भाई? सर कोई भी शेप। हाँ, बट लाइंग इन ए प्लेन। सर स्फीयर के लिए नहीं लग सकता ये? नहीं लग सकता, 3D बॉडी के लिए नहीं, खाली 2D बॉडी के लिए। सर तो हेमिस्फेयर का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो वो थ्योरम नहीं लगेगा, पैरेलल सॉरी ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगा। तो सर कोई और लगता है उस केस में? हाँ, वो तो हम लोग कर लेंगे, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ लो। लिख लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली फॉर लैमिनर बॉडी। लैमिनर बॉडी का मतलब क्या? बॉडी लाइंग इन ए प्लेन। स्क्वायर प्लेट हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गया, इन सब के लिए लग जाएगा, ठीक है भाई? ओके, यस सर। हाँ। तो अब यहाँ पे एक फंडा है, देखिए ध्यान से देखना, ठीक है? कि हमारे पास जो मान लो उस बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस हैं, ये मान लो कोई प्लेन है, इसी प्लेन में एक्स और वाई है, ठीक है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स और वाई नाम देते हैं, ट्रेडिशनली ऐसे ही नाम देते हैं ना। तो एक्स के वॉट अगर मोमेंट से आई एक्स है और वाई के वॉट अगर आई वाई है, तो इनके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ जेड एक्सिस के वॉट मोमेंट से क्या हो जाएगा? मैं इसके वॉट घुमाऊंगा, आई जेड क्या बोलूंगा? आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है भाई? हमारी बात समझ में? सर फिर से बता दो। अगर बॉडी के प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिनके वॉट मोमेंट से हमको पता है, तो उनके इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर कोई एक्सिस है तो उसका मोमेंट इनर्शिया उन दोनों का सम हो जाएगा। यानी अगर मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस को आई एक्स और वाई नाम दे दूं, आई एक्स मुझे पता है, आई वाई मुझे पता है, तो उनका इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर टू प्लेन जो एक्सिस पास करे उसको जेड बोलेंगे ना भाई? यस सर। बोलेंगे। तो आई जेड विल बी आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है? इसी को यस बोलते सर। हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है? यानी बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस के वॉट अगर मुझे मोमेंट से पता है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उनके इंटरसेक्शन से पास करते हुए थर्ड एक्सिस के वॉट पता है, ठीक है? क्लियर है? और ऐसे केस में आई एक्स और आई वाई अगर सिमेट्रिकल एक्सिस है तो आई एक्स विल बी आई जेड बाई 2, ठीक है? नहीं, यस सर। in such case if ix and iy are symmetrical axis, ix equal to what? ठीक है? इसी को यूज करके हम लोग डायमीटर के बाद रिंग का मोमेंट इनर्शिया निकालते हैं। कैसे? ये मान लो कोई रिंग है, ठीक है? ये क्या है? रिंग है, क्या है? तो एक डायमीटर को एक्स एक्सिस नाम दे दिया और उसके परपेंडिकुलर डायमीटर को वाई एक्सिस नाम दे दिया। समझ आ रहा है भाई? यस सर। तो बताओ, जैसा एक डायमीटर वैसा दूसरा डायमीटर ना, ठीक है? यस सर। और यहाँ पे सेंटर से पास करता है, इस एक्सिस को जेड एक्सिस का नाम दे दिया। मास मान लो एम है, रेडियस आर है, तो आई जेड पता है क्या हमको? यहाँ ये रिंग है मान लो, क्या है आई जेड? एम आर स्क्वायर। तो आई एक्स और आई वाई क्या हो जाएंगे? एम आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, ठीक है? यानी ये भाई आपकी बड़ी द मोमेंट ऑफ शेयरिंग अबाउट इस डायमीटर, तो क्या आंसर है?
क्या आंसर है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमीटर? क्या आंसर है, जल्दी बताओ। अरे अभी तो बताया था। सर mr²/2। हाँ, और अगर ये डिस्क हो जाए तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर? क्या बोलेंगे हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर डिस्क का। mr²/4। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ओके ओके। यस सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पूछने, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जानते हो, ये अगर एक स्क्वायर प्लेट है, क्या ये स्क्वायर प्लेट, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन? स्क्वायर प्लेट का मास m है और साइड लेंथ l है, बताओ। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है, लेंथ l है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन? There is a square plate of mass m, side length l. What is the moment of inertia about an axis through the corner and perpendicular to plane? सर रिपीट कर दो। क्वेश्चन लिख लिया ना? नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी मेरे। लिखो, what is the moment of inertia of a square plate of mass m, length l? What is the moment of inertia of a square plate of mass m, length l? ठीक है, यस सर। about an axis through the corner and perpendicular to plane. मतलब स्क्वायर प्लेट अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो हमको जेड एक्सिस के अबाउट चाहिए जो कॉर्नर से पास कर रहा है। क्या मोमेंट से होगा? यानी ये सोचो, ये लाइन को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, जब ये एक्स, ml²। हाँ ये वाई, नहीं एक मिनट, और ये जेड है मान लो, तो बताओ मोमेंट से क्या होगा? आई जेड पूछ रहा हूँ। पहले सोचो आई एक्स क्या होगा? एक साइड के अबाउट पूछेंगे तो क्या आंसर होगा? m/3 इंटू स्क्वायर ऑफ अदर साइड। सर ml² नहीं होगा? नहीं भाई, एक मिनट, अभी तो मैंने करवाया था। एक रेक्टेंगुलर प्लेट का किसी भी साइड के अबाउट मोमेंट से क्या होता है? ml²/2। अरे m/3 l स्क्वायर अभी तो किए हो, भूल गए क्या? उसमें रॉड बन जाता था वो चिपकाने से। सर मैंने ml² लिख रखा है, वो मैंने शायद गलत लिखा है। हाँ तो उसको करेक्ट करो ना, अभी तो रॉड बनवाया था, तुम्ही ने तो कहा था ये रॉड बन जाएगा, ऐसे नहीं पूछा था मैंने ऐसे। हाँ सर, मैंने लिख गलत लिया है। हाँ तो सही करो उसको, ठीक है। सर क्या आएगा, तो एक बार रिपीट कर दो, मैं लिख लूँ। किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/3 इंटू स्क्वायर ऑफ अदर साइड, ठीक है। हो गया। स्क्वायर भी तो रेक्टेंगुलर प्लेट ही होता है ना, दोनों साइड बराबर हो जाते हैं। अगर मैं यस। पूछूं आई एक्स क्या होगा यहाँ पे, तो क्या बोलोगे? बोलो अब, आई एक्स क्या होगा? m/6l²। आई एक्स होगा m/3 l स्क्वायर ना भाई। हाँ हाँ, यस है यस है। और आई वाई क्या होगा? तो सेम होगा। तो आई जेड क्या हो जाएगा? 2m/3l²। हाँ बिल्कुल सही, आप पकड़ा है, ठीक है। इधर क्लियर? क्या आंसर यस। है? यानी कि मैं एक स्क्वायर प्लेट का पूछूं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो मोमेंट से कितना है? 2m/3l²। हाँ ठीक है भाई, राइट। इसी में अगर मान लो मैं सेंटर से पास करके जेड एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाऊं एक्सिस, तो क्या होगा मोमेंट, बता सकते हो?
सेंटर से पास करते हुए जेड एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस है उसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो मोमेंट इनर्शिया क्या होगा? मान लो ये जेड डैश है, तो व्हाट इज द मोमेंट इनर्शिया अबाउट जेड डैश? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी सब इंफॉर्मेशन वही है, मास एम साइड लेंथ है, सब वही है। बताओ। ml²। अभी क्या निकाले थे? 2/3 ml² निकाले थे ना। अच्छा नहीं नहीं सर, मैंने गलती कर दी, रुक 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये डिस्टेंस देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, और पैरेलल एक्सिस में लगा दो। हाँ मतलब सर, हाँ और भी सर। तरीका है, बट यही यूज कर लो अभी तो। ऐसे एक रॉड का जानते हो, about an axis through center and perpendicular to 7/6 ml²। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है ml² और ml² ml² 6 होगा आंसर। ml² 6 आएगा भाई, यही कहा था क्या तुमने अभी? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ और कहा था। कैसे होगा देखो, एक बात बताओ, रॉड का अपने सेंटर के आउटवर्ड से क्या होता है, जानते हो? रॉड का अपने सेंटर के आउटवर्ड से क्या होता है? मतलब ये रॉड है और ये एक्सिस है, ये सेंटर से पास कर रहा है, मान लो ऐसे घुमा रहे हैं, तो मीटर से फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है ml²/12। समझ में आ रहा है? सर ये आया कैसे? उसी से आया, मतलब ये एक पार्ट का बात करें तो मास टोटल अगर m है तो ये कितना हो गया, m/2, और लेंथ l/2 हो गया, तो इसका मोमेंट से कितना हो जाएगा? मतलब टोटल मास m है तो इसका मास कितना हो गया भाई? m/2 हो गया, यस सर। और लेंथ भी l/2 हो गया, इसके लिए एंड हो गया ना ये एक्सिस, हाँ सर। तो मोमेंट से क्या होगा? वही फॉर्मूला लगाओ ना, m/2 इंटू l/2 का स्क्वायर बाई 3। नहीं, हाँ सर। और वैसा ही इसका भी ऐड कर दो, ट्वाइस कर दो, मतलब देखो सर कितना तो बन गया। ये सर यही बनेगा। हाँ ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और उसमें इस एक्सिस के और मोमेंट से पूछेंगे तो क्या बोलोगे? तो इसको चिपका देंगे तो रॉड बन जाएगा ना ये, परपेंडिकुलर टू लेंथ हो जाएगा सेंटर से पास करते हुए। नहीं, यस सर। मान लो ये डिस्टेंस सपोज एल कह दे रहे हैं, तो मेरे से क्या हो जाएगा, ऐसे चिपका देंगे तो ये वाला रॉड बन जाएगा ना भाई। यस सर। क्या हो गया? ml²/12 बना। यस सर। हाँ ठीक है, उसी तरह से इस एक्सिस के और पूछेंगे तो क्या कहोगे? मान लो ये डिस्टेंस, ये स्क्वायर है, या अगर ये बी है तो इसके बाद घुमा रहे हैं तो क्या बोलोगे? mb²/12 बोलोगे? हाँ सर। ठीक है, अब वापस मैं अपने क्वेश्चन में जाता हूँ, ठीक है? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुमको सर आप जो भी क्वेश्चन देते हो सबको बारे में तो यही बोलते हो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, अरे इंटरेस्टिंग है तभी तो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्यों डिस्कस करते हैं, है ना? बोलो, अब बताओ वापस, अब जेड डैश के अबाउट बताओ, उसी लॉजिक से जिससे जेड निकाले थे। बोले तो बहुत सारे लॉजिक हैं, बट ये वाला लॉजिक मैं चाह रहा हूँ एम्फसाइज करना। अभी जेड जैसे निकाले तो उसी तरह से अब जेड डैश के अबाउट बताओ। स्क्वायर प्लेट है, बताओ जल्दी बताओ। मोमेंट से अपने आप में ही एक पार्ट है रोटेशन का, इसके बेस्ड क्वेश्चन खूब सारे आते रहते हैं मेंस में, एडवांस में, नीट में, ठीक है?
सर डिस्टेंस तो √2l/2 होगा। चाहो तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हो, हाँ सर। ठीक है, और अभी बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। यानी मैं ऐसे एक्सिस ले लूं x डैश, ऐसे ले लूं y डैश, आई एक्स डैश कितना है अभी, सेंटर से पास करता हुआ x के पैरेलल एक्सिस ले लिया x डैश, तो x डैश के बाद क्या होगा भाई, अभी जो बात बताई उसको यूज करो ना। क्या रिसीव, हाँ सर। आई एक्स डैश क्या होगा, सर l/2 डिस्टेंस लेंगे ना उसका। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगा रहा है, अभी जो बात बताई थी वो लगाना। हाँ सर, उसी से सर l लेंगे ना, मतलब l को एम वो एल लगा। स्क्वायर बाय 12 हो गया, हाँ सर। क्या हो गया, हाँ सर, ml²/12 होगा रॉड उसका। उसी तरह से आई वाई डैश क्या हो गया, सर वो भी वही होगा, तो आई जेड डैश क्या हो जाएगा, ml²/6। बस हो गया, ठीक है। यस। हाँ, अगर मान लो मैं इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करूंगा तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये लाइन कितना डिस्टेंस है, टोटल √2l। डायगोनल होता है √12, तो ये l/√2 हो गया ना भाई। हाँ सर। आई जेड और आई जेड डैश तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही है ना, पैरेलल एक्सिस ही तो है, यस सर। और आई जेड डैश आई सी है, ये ध्यान देना, आई जेड डैश क्या है, IC। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आई जेड इज इक्वल टू व्हाट, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू व्हाट, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू व्हाट, IZ' प्लस ml/√2 स्क्वायर। स्क्वायर। अब आई जेड तो पता है ना मुझे, हाँ सर। आई जेड डैश कितना आएगा, देखो वही है, आई जेड तो अभी हमने निकाला तो 2/3 ml² है ना, सर वही आएगा ml²/6। हाँ वो तो खैर आएगी ही आएगी, अरे उसी चीज को अलग अलग तरीके से अप्रोच करने का तरीका अलग है तो रिजल्ट थोड़ी बदल जाएगा, रिजल्ट जो है वही रहेगा ना, क्या यस। आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताओ, ठीक है, एक क्यूब है जिसका मास m है, साइड लेंथ l है, ठीक है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब अबाउट इट्स एज, मान लो इस एक्सिस की ओर घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब अबाउट इट्स एज, बताइए, बताइए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब अबाउट इट्स एज, क्यूब का एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सर सेम उसकी तरह होगा, हाँ तो रिजल्ट बताओ, बिल्कुल 2/3 ml²। बिल्कुल सही, इसको ऐसे मैं पैरेलल चिपका दूंगा, मतलब इसको जेड एक्सिस माने तो जेड के पहले से कुछ तो स्क्वायर प्लेट बन जाएगा, हाँ सर। नहीं और डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ, तो 2/3 हमारे स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस सर। इसी तरह से अगर मैं सेंटर से पास करते हुए पैरेलल टू एज पूछता तो, सर सेम ml²/6। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है भाई, क्लियर है, यस सर। हाँ ठीक है भाई, ओके। अच्छा एक पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है जो कई बार मैनिपुलेट होके आता है, पता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, पूछूं, यस सर। एक इसी कॉन्सेप्ट पे है, इनफैक्ट एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ऐसे है स्क्वायर प्लेट, ठीक है भाई, ये सेंटर है, ऐसे एक एक्सिस दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना है, इसके अबाउट मोमेंट से बताना है,
सर 30 डिग्री इंक्लाइंड है ये? हाँ 30 डिग्री इंक्लाइन है, उसी प्लेन में, स्क्वायर प्लेन में ही। स्क्वायर के प्लेन में 30 डिग्री से इंक्लाइन सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है भाई, यस ठीक है। तो इसके बाद मोटर निकालना है। तो स्क्वायर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, मास है, लेंथ है। Mass of the square plate is m and length is l. So what is the moment of inertia about this axis? सर एल कैसे है, मतलब सर मार्क कर दो कहाँ से कहाँ तक एल है? L तो साइड लेंथ होता है ना भाई, यहाँ से यहाँ मान लो, यहाँ से यहाँ मान लो स्क्वायर प्लेट है। अच्छा स्क्वायर है, ठीक है। ये प्लेन, हाँ ये एक्सिस है उसी प्लेन में है, प्लेट के प्लेन में ही है। स्क्वायर है तो आसान है ये क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। करो सॉल्व। सर 1 मिनट सर, होने वाला। सर 5/24 ml स्क्वायर। हाँ आंसर है मेरा स्क्वायर बाय 12। कैसे है देखो, अगर मैं ऐसे एक लाइन ले लूं, सोचो, और उसके साथ 30 पे एंगल बना दूं, ये, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके वोट आए हैं तो इसके वोट भी आए हैं? सर ये क्या किया आपने? अच्छा एक्सेस एक्स की जगह वाई कर दिया। हाँ क्योंकि ये 30 बना रहा है ना, हाँ सर। बस इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक दूसरा एक्सिस लगेगा नहीं है, तो क्या मैं कह यस सकता हूँ जैसा ये एक्सिस वैसा ये एक्सिस? यस सर, और जेड के अलॉन्ग निकाल लेंगे। हाँ तो 2i विल बी इक्वल टू iz। सर वो ml²/3 sin स्क्वायर फाई से। हाँ 2i इक्वल टू iz, और वो क्या होता है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 भी होता है ना भाई, तो ml स्क्वायर बाय 6 ही तो होता है, अभी तो निकाले थे। हाँ सर, तो i क्या आ गया? ml²/12। Yes. यानी इसमें 30 का कोई रोल नहीं था, 30 की जगह 15 भी होता तो भी यही तरीका होता। हाँ सर। यानी स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास करता हुआ इन द प्लेन ऑफ द प्लेट किसी भी एक्सिस पे से क्या होगा? ऐसे लें, ऐसे लें, ऐसे लें, कैसे भी लें,
स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास करता हुआ इन द प्लेन ऑफ द प्लेट किसी भी एक्सिस के मोमेंट से क्या होगा? एम स्क्वायर बाय 12। यस, ठीक है। 30 का कोई रोल नहीं था, मैंने बस ऐसे दे दिया 30, ठीक है। ओके, ठीक है। यस सर। एक पुराना आईडी का प्रॉब्लम है, ठीक है। सर मेरा अक्सर गलती से यही आ गया आंसर, बट सर मैंने अलग गलती किया है मतलब। अच्छा, समझ में आ गया ना भाई? आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा धड़ से लगा दो ना। हाँ सर। हाँ, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। राइट, सर आगे बढ़े। मैंने एम स्क्वायर बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर 30 कर दिया तो यही आ गया। नहीं, वो तो प्लेट के हिसाब से हाँ डॉट हाँ, फॉर्म। ठीक है, हमारी बात सुनो। यस सर। हाँ, ओके। इसके बाद सिमेट्री का रोल होता है, पता है क्या? जैसे किसी भी बॉडी को मैं ऐसे पार्ट में बांट दूं, जिस तरह के पार्ट से वापस मैं बॉडी जनरेट कर सकता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है भाई, ओके। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वार्टर डिस्क है, क्या है? ठीक है भाई, ये क्वार्टर डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसी का मास m है, रेडियस r है। तो कॉर्नर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, क्या होगा? We have a quarter part of a disc rotating about the vertex perpendicular to plane of the plate, ऐसे घूम रहा है ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बता सकते हो? इसी का मास m है, इसी पार्ट का, रेडियस का r है, बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्या भाई? पार्ट ऑफ द डिस्क, क्वार्टर डिस्क बोल सकते हो उसको, इसका मास m है, रेडियस r है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द center of the disc and perpendicular to plane of the plate? ये एक अप्रोच है एक्चुअली। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। बताओ, सोचो जरा। एक अप्रोच है जिसको आगे हम कभी भी यूज कर सकते हैं, सिमेट्री का अप्रोच, जो बड़ा यूजफुल अप्रोच होता है। सर एम आर स्क्वायर बाय 2। यस, कैसे सोचे? सर मैंने सोचा सर क्वार्टर को हम घुमाएंगे तो डिस्क बन जाएगी। हाँ, यानी तो अगर सर मैं एक ऐसा ले लूं, ध्यान से देखो, ऐसे दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, ठीक है? क्या भाई? यस सर। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है, तो इसका भी आई, इसका भी आई, इसका भी आई, नहीं? इसका हाँ मास सर। अगर है, इसका भी मास है, इसका भी मास है, इसका भी मास है, ठीक है? तो सर इसका 4 अगर बाय आई है तो कैंसिल हो जाएगा। 4i हो गया, तो कंप्लीट डिस्क बन गया, तो मास तो 4m हो गया ना भाई। हाँ सर। तो मैं लिखूंगा 4m r स्क्वायर बाई 2, ठीक है? वो तो कंप्लीट यस डिस्क का मास 4m हो गया ना, तो 4m r स्क्वायर बाई 2 होगा कंप्लीट डिस्क का, नहीं? 4i दिस, तो i क्या आ गया? एम आर स्क्वायर बाय 2। ये मेरा आंसर। यानी कभी ऐसे पार्ट्स दे दिए जाए किसी बॉडी के, जिनके सिमिलर पार्ट से हम लोग बॉडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मोटर से बता सकते हैं, यस सर। नहीं? यस सर। If you can construct the body with the similar parts, the formula of moment of inertia of that part remains same as the total body, right? हाँ सर। हाँ, ठीक है। सर इसी सर ऐसा 1/4 ऑफ स्फीयर भी पूछ सकते हैं? स्फीयर में लेकिन सिमिलर पार्ट्स फिर नहीं बनेंगे ना। क्यों सर? हाँ, बन सकते हैं, बन सकते हैं, हाँ, बन जाएंगे, बन जाएंगे, हाँ, बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे भाई। हाँ ओके सर। पूछ सकते हैं कोई भी, मतलब ऐसे बॉडी को सिमेट्रिक, लेकिन वो सारे पार्ट सिमेट्रिकल होना चाहिए और उन सबको मिला के कंप्लीट बॉडी बन जाना चाहिए, ठीक है?
यस सर। ठीक है, यानी अगर मैं स्फीयर में ऐसे कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अगर काट दूं, मान लो क्वार्टर, ये वाला पार्ट तो वही होगा, ठीक है ना? ओके, यस सर। हाँ, मतलब जितना भी पार्ट में आप काटे हैं वो कोई भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन उसी तरह के उन सबका मोमेंट इनर्शिया सेम होना चाहिए मेन एक्सिस के अबाउट, और उस तरह के पार्ट को कंबाइन करने से टोटल बॉडी बन जानी चाहिए, ठीक है? मतलब सिमिलर पार्ट से टोटल बॉडी बन जानी चाहिए, ठीक है? उसी तरह से अब मैं अगर तुमसे पूछूं, बताओ एक होलो स्फीयर है, ठीक है, थिन सेल है, इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है भाई? व्हाट इज द मोमेंट इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट? सर हेमिस्फीयर है ये? हॉलो हेमिस्फीयर, थिन थिन हॉलो हेमिस्फीयर है, तो इस टेंजेंट के मोमेंट से बता सकते हो? हाँ सर, एक मिनट। सर 5/6 है मास का। आंसर होगा 2/3 mr स्क्वायर। हाँ, 2/3 mr। अच्छा सर, मैंने फिर से गलती कर दी सर, मैं ऐड कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट के बजाय हर बार। तो इसमें कुछ नहीं करना तुमको, देखो तुम मुझे बता सकते हो, इसके अबाउट बता सकते हो क्या होगा? हाँ सर, इसके अबाउट फिर सर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में गलती करता हूँ हर बार। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम को तुमको एक्चुअली डायरेक्टली अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, देखो तुम इसके अबाउट बताओ क्या होगा मोमेंट इनर्शिया, मास है, रेडियस r है, क्या होगा? 2/3 mr स्क्वायर होगा ना भाई? हाँ सर। अच्छा, अब ये हॉलो हेमिस्फीयर है, तो इसका जो सेंट्रल मास होता है यहाँ से r/2 पे होता है, यस सर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से c से जितना दूरी है उतना ही दूरी है, तो ये मान लो I है, I इक्वल होगा इक्वल टू I डैश, तो क्या आंसर है? सर 2/3 मास का। बस हो गया, ये वाला पार्ट तो मैं पहले भी करा चुका हूँ तुमको, I और I डैश का भी लिखता हूँ। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मैं ये सेंटर ऑफ मास से लेना भूल जाता हूँ हर बार। हाँ, तो वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है बस। तो मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में दो चीजों का एप्लीकेशन है, एक तो सिमेट्री का और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है? यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, तो मोमेंट से कैलकुलेशन अपने आप में एक पार्ट है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आई होप कि जितना हम लोगों ने लर्न किया दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? उसको यूज करके हम लोग मोमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? यस सर। एक और गड़बड़ी होती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे चिपकाने वाला मेथड जब लगाते हैं ना, जैसे मास मैंने प्लेट को रॉड बना दिया था, उसमें हमेशा ये इंश्योर करना है कि चिपकाने के बाद वो बॉडी यूनिफॉर्म बॉडी ही बनना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला एज इट इज वैलिड होगा, ठीक है? जैसे अगर मैं ट्राइंगल को भी चिपकाऊंगा तो रॉड बन जाएगा, लेकिन फिर उसमें ट्राइंगल का मोमेंट से रॉड वाला नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड बनेगा। नहीं, मेरी बात समझ में आई? नहीं सर। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, ये एक प्लेट है मान लो, ठीक है? एक सोचो, एक ट्राइंगुलर प्लेट है ऐसे, ठीक है? राइट, हाँ सर। राइट, हाँ। तो मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये डिस्टेंस है, अच्छा है, ठीक है, और मास है हमें, तो क्या होगा? बोलो।
क्या हो गया? सर एक सर mh²/3 mh²/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखो, यहाँ भी सबको इकट्ठा करेंगे ना मास को, तो ये क्या बन जाएगा? चिपक के रॉड बन जाएगा ना। हाँ सर रॉड बन जाएगा, लेकिन क्या वो यूनिफॉर्म रॉड बनेगा कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड बनेगा? ये नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। तो ये जो फॉर्मूला था ml²/3, ये तो यूनिफॉर्म रॉड का था ना भाई। हाँ सर। तो जब हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट था तब तो यूनिफॉर्म रॉड बना के हर जगह सेम मास डिपॉजिट हुआ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा मास डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ ज्यादा, जैसे हाँ जैसे इधर जा रहे हैं ज्यादा ज्यादा एक मास बात डिपॉजिट हो जा रहा है। यस तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला सीधे नहीं बनाएंगे। रॉड तो बन रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रॉड बन रहा है, ठीक है ना। तो चिपकाने वाले मेथड में ये ध्यान देना है कि चिपका दे के जो नई बॉडी बन रही है वो क्या यूनिफॉर्म बॉडी बन रही है कि नॉन यूनिफॉर्म बॉडी बन रही है, ठीक है। तो सर इसका निकालेंगे कैसे? हाँ वो तो आता है, वो तो हम निकाल लेंगे। वो ऐसे करेंगे कि देखो, जो यहाँ पे लैम्डा है ना, जैसे जो रॉड बनेगा उसका लैम्डा कांस्टेंट नहीं हुआ, यहाँ से जैसे जैसे लीनियरली बढ़ता जाएगा। देखो मान लो मैं एक्स डिस्टेंस पे चला जाता हूँ और उससे करस्पॉन्डिंग हाइट y है, ये y है, ठीक है। तो y इक्वल टू व्हाट? x tan थीटा। यस सर। तो यहाँ पे जो मास इकट्ठा हो रहा है y हाइट का इकट्ठा हो रहा है, हाँ सर। और y किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। x। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे जो लीनियर मास डेंसिटी आएगी, मास पर यूनिट लेंथ की जब बात करेंगे तो वो x के साथ वेरी करेगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा सर फिर इंटीग्रेट करके कर लेंगे। हाँ, मतलब इट विल बी ए रॉड, बट दैट टाइप ऑफ रॉड जिसका लीनियर मास डेंसिटी बढ़ता चला जा रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है ना भाई। इन कोन की तरह हो जाएगा ना? नहीं नहीं, कोन वन के भी मत सोचो, कोन 3D फिगर होता है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कोन 3D फिगर, अभी सिर्फ 2D में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यस सर। तो लैम्डा विल बी लैम्डा नॉट एक्स, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एक्स के ऊपर डीएक्स का, तो उसका जो मास हो जाएगा वो क्या होगा? लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स हो जाएगा। यस सर। तो लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स तो मास हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना मोमेंट से। हाँ सर। तो उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या, 0 से लेके h तक, ठीक है भाई। ओके। यस सर। हाँ, और पूरा मास निकालने के लिए क्या करेंगे? लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके h तक, ठीक है भाई। यस सर। ऐसा ही, तो ये वाला टर्म क्या बन गया तुम्हारा? ये बन गया एक्स क्यूब है ना, लैम्डा नॉट h टू दी पावर 4/4 बना, हाँ सर। और ये क्या बन गया? लैम्डा नॉट x²/2 और h²/2 सर h²/2। हाँ। तो अगर मैं m के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आंसर है मेरा i का? एक मिनट, फॉर्मूला एक बार और चेक कर लेना भाई, सही किया क्या भाई? h²/2 लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू तो वही mr²/2 की तरह mh²/2 आएगा। ठीक है, यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ पे हो गया लैम्डा नॉट एक्स डेट, ठीक तो है, बिल्कुल ठीक। हाँ, कह रहे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? mh²/2 mh²/2 बन गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
हम्म, हाँ भाई क्या बन गया, mh स्क्वायर बाय 2 बना ना। हाँ सर। ठीक है। यस। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, एक रॉड का किसके अबाउट, वर्टेक्स के अबाउट, पैरेलल टू द साइड। ठीक है, और अगर इसके अबाउट पूछते तो क्या आंसर होता भाई, इसके अबाउट पूछते तो परपेंडिकुलर उससे निकाल देते हैं। नहीं, तो चाहो तो उससे यूज कर सकते हो। पैरेलल से सर। हाँ, सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ से 2h/3 पे होगा, हाँ सर। और ये कितना हो गया, तो 2h/3 h/3 हो गया ये, नहीं यस। ये h/3 ये 2h/3, क्लियर है नहीं, हाँ सर। तो -2h/3 करके h/3 ऐड कर दो, राइट। हाँ सर। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। -4/9 + 1/9 कितना आ गया सॉल्व करके, 1 मिनट सर होने वाला। 1/2 - 4/9 + 1/9, तो सर mh²/6। हाँ, अब जान दो स्क्वायर प्लेट में, अब तुमको ट्रायंगुलर प्लेट का मिल गया फंडा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगुलर प्लेट में अगर मैं तुमसे पूछूं, किसी भी ट्रायंगुलर प्लेट में इसके अबाउट क्या मोमेंट से क्या आंसर है, ये हाइट अगर अच्छे तो क्या है, मान लो इसके अबाउट घुमा रहे हैं तो क्या मोमेंट क्या, mh²/2। ठीक है, यस सर। राइट। और उसके हाँ, और इसके अबाउट अगर घुमाए तो mh²/6। mh²/6। ठीक है, वेस के अबाउट पूछे तो mh²/6, राइट। हाँ ठीक है ना भाई, क्या, यस सर। हाँ, तो ये सब कुछ मोमेंट से कैलकुलेशन और उनके मेथड्स क्या होंगे। एक टर्म होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, सुना है तुमने, यस। पूरा मास हटा के अगर पॉइंट मास बना दे तो कितना दूर रखें वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। जैसे बताओ इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, इस वाले डायग्राम में, इस वाले में, इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, मास m है और रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk²। ठीक है भाई, यानी पूरे मास को पॉइंट मास बना दिया जाए तो कितना दूर रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो अभी आ रहा है। तो क्या आ गया हमें, सर कौन से केस में, जो जिसमें इस वाले हम केस, रख रहे हैं? इस वाले में, हाँ। h√2 h/√2 सर। हाँ, और इसमें पूछते तो h/√6। यस, ठीक है,
ये टर्म समझ में आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन? यस सर। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सारी कहानी समझ में आ रहा है। कई बार रेडियस गायरेशन ऐसे यूज करते हैं, टेक्निकली लोगों को पता नहीं होता है, तो अच्छे खासे बच्चे छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये हो गया। अगले क्लास में हम लोग फिक्स एक्सिस रोटेशन के सारे केसेस कर लेंगे, टॉर्क वगैरह, ठीक है? और फिर उसके अगले क्लास में फिर कंबाइंड मोशन पे आएंगे, ठीक है? ओके, ओके सर। चलो बाय। आज कौन कौन थे क्लास में? अच्छा, मेराज था और मोहम्मद आसिम और ऋषिक। ठीक है भाई, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।